इस गहन चर्चा के नए पड़ाव में एक बार फिर स्वागत है। पिछली बार हमने स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में कदम रखा था। विभव, पोटेंशियल और ऊर्जा, एनर्जी जैसी कुछ बुनियादी बातें समझी थीं। हाँ, और वो जो नींव हमने रखी थी, जैसे बिंदु आवेश का विभव, द्विध्रुव का विभव और वो अध्यारोपण सिद्धांत, समविभव पृष्ठ, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, वो सब आज की बातचीत के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे पदार्थों के अंदर कैसे काम करते हैं और कैसे इनसे संधारित्र, कैपेसिटर्स जैसे महत्वपूर्ण उपकरण बनते हैं। हाँ, मिशन तो वही है कि इन कॉन्सेप्ट्स के क्यों और कैसे की तह तक जाया जाए। तो फिर शुरुआत करते हैं चालकों, कंडक्टर से। स्थिर वैद्युतिकी में इनका व्यवहार काफी अनोखा होता है। अनोखा क्यों? शायद इसलिए कि इनमें वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो घूमने के लिए आजाद हैं। हाँ, बिल्कुल सही। यही तो उनकी सबसे बड़ी खासियत है। जैसे ही किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, हाँ, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तुरंत हरकत में आ जाते हैं। वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में बहना शुरू करते हैं, तब तक जब तक कि वो खुद ही एक ऐसा अंदरूनी फील्ड न बना लें जो बाहर वाले फील्ड को कैंसिल कर दे, रद्द कर दे। स्थिर वैद्युत संतुलन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में चालक के अंदर जो कुल विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य हो जाता है। E = 0 इनसाइड द कंडक्टर। ये चालकों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अंदर E शून्य, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चालक के भीतर कोई नेट चार्ज, कोई आवेश रह ही नहीं सकता। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। वो जो अतिरिक्त आवेश है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो फौरन तुरंत चालक की बाहरी सतह पर, आउटर सरफेस पर फैल जाता है। अंदर हर जगह नेट आवेश शून्य ही रहता है। बाहरी सतह पर ही क्यों? अंदर क्यों नहीं टिकता? सोचिए, अगर आवेश अंदर होता तो वो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है ना। हाँ, बिल्कुल। और हमने अभी क्या कहा, संतुलन में अंदर E शून्य होना चाहिए, इसलिए आवेश को मजबूरन सतह पर ही जाना पड़ता है, अंदर नहीं रह सकता। और ये जो आवेश सतह पर फैलता है, क्या वो एक समान रूप से यूनिफॉर्मली फैलता है? जरूरी नहीं। सतह आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से दिखाते हैं, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, वो सतह की वक्रता, कर्वेचर पर निर्भर करता है। अच्छा, कैसे? जहां सतह ज्यादा मुड़ी हुई होती है, नुकीली होती है ना, जैसे कोई कोना या किनारा, वहां आवेश घनत्व सबसे ज्यादा होता है, चार्ज वहां जमा हो जाता है। ओह, तो नुकीले सिरों पर ज्यादा चार्ज जमा होता है। शायद इसीलिए वो स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाली बात आती है। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये सीधे E = 0 वाले गुण से ही जुड़ा है, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है। हाँ, तो बाहर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, उसका अंदर कोई असर नहीं पड़ता। चालक के अंदर की जगह बाहरी स्थिर विद्युत क्षेत्रों से पूरी तरह परिरक्षित रहती है, शील्डेड रहती है। अच्छा, इसी वजह से वो फैराडे केज काम करता है। मतलब एक मेटल का बॉक्स या पिंजरा अपने अंदर की चीजों को बाहर की बिजली से बचाता है। बिल्कुल, फैराडे केज इसी सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो दिखाता है कि कैसे चालक की सतह बाहरी फील्ड को रोक लेती है और अंदर E शून्य बनाए रखती है। और भूसंपर्कन, ग्राउंडिंग या अर्थिंग जिसे कहते हैं, उसका भी इससे कुछ लेना देना है। हाँ, वो भी इसी से जुड़ा है। जब हम किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो हम उसे, समझिए, आवेश के एक बहुत बड़े समंदर से जोड़ देते हैं। हाँ, पृथ्वी तो बहुत विशाल है। तो अगर चालक पर कोई फालतू आवेश है तो वो पृथ्वी में चला जाता है, या अगर जरूरत हो तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर उसे उदासीन न्यूट्रल कर देते हैं। नतीजा ये कि चालक की सतह पर आवेश शून्य हो जाता है। तो चालकों की कहानी साफ हुई। अंदर E = 0, सारा अतिरिक्त आवेश बाहरी सतह पर, नुकीले हिस्सों पर ज्यादा जमाव और बाहरी क्षेत्रों से शील्डिंग। ये तो हुई चालकों की बात। लेकिन दुनिया में सिर्फ चालक तो है नहीं, परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक्स, ये क्या होते हैं? परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक्स असल में विद्युत रोधी होते हैं, इंसुलेटर्स, चालकों से बिल्कुल उल्टे। उल्टे मतलब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो आसानी से घूम सकें। इनके इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं या अणुओं से काफी कसकर बंधे होते हैं। तो फिर अगर इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होता है? कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता, होता है, लेकिन अलग तरह से।
जब परावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अणु वो ध्रुवित हो जाते हैं, पोलराइज हो जाता है। ध्रुवित, पोलराइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ? अणु तो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन। अणु उदासीन होते हैं, ये सही है, पर हर अणु में एक पॉजिटिव हिस्सा होता है, नाभिक, न्यूक्लियस, और नेगेटिव हिस्सा, इलेक्ट्रॉन। बाहरी फील्ड के असर से अणु थोड़ा सा खिंच जाता है। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हल्का सा फील्ड की दिशा में खिसक जाता है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर उल्टी दिशा में। अच्छा, तो अणु जो पहले शायद गोल या सममित था, अब वो एक छोटा सा विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है, जिसका अपना एक द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट होता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक अणु के साथ नहीं होता। पूरे परावैद्युत पदार्थ में जितने भी अणु हैं, अरबों खरबों, वो सब ऐसा ही करते हैं। वो सब बाहरी फील्ड की दिशा में अलाइन होने, संरेखित होने की कोशिश करते हैं। तो इस सब का, इस सामूहिक संरेखण का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये होता है कि पदार्थ के अंदर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। और मजे की बात यह है कि इस प्रेरित क्षेत्र की दिशा बाहरी क्षेत्र के विपरीत होती है, उल्टी होती है। विपरीत? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि परावैद्युत के अंदर जो कुल प्रभावी विद्युत क्षेत्र है, नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बाहरी क्षेत्र से कम हो जाता है। एकदम सही। परावैद्युत बाहरी फील्ड को पूरी तरह खत्म तो नहीं करता जैसे चालक करता है, पर उसे कमजोर जरूर कर देता है। हम इस कमी को एक नंबर से दिखाते हैं, जिसे कहते हैं परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अंदर का फील्ड E अंदर इज इक्वल टू E बाहरी K होता है। तो K ये बताता है कि कोई परावैद्युत पदार्थ बाहरी फील्ड को कितना कमजोर कर सकता है। हाँ बिल्कुल, K का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। निर्वात, वैक्यूम के लिए K बराबर 1 होता है। जिस पदार्थ का K जितना ज्यादा होगा, वो बाहरी फील्ड को उतना ही ज्यादा कम करेगा। आप K को ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये मापता है कि पदार्थ के अणु बाहरी फील्ड के जवाब में कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने ध्रुवित हो सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। परावैद्युत फील्ड को कम करते हैं, लेकिन आपने शुरू में इशारा किया था कि ये धारिता, कैपेसिटेंस को भी प्रभावित करते हैं। हाँ, और यही परावैद्युत का सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल यूज है। वो न सिर्फ फील्ड को कम करते हैं, बल्कि संधारित्र, कैपेसिटर की धारिता को बढ़ाते हैं। चलिए, तो फिर अब संधारित्र, कैपेसिटर और धारिता, कैपेसिटेंस पर ही फोकस करते हैं। ये क्या है असल में? संधारित्र एक बहुत ही सरल पर बहुत काम का उपकरण है। इसमें मूल रूप से 2 चालक होते हैं, कंडक्टर्स, जिन्हें आमतौर पर प्लेट्स कहते हैं, और इनके बीच थोड़ी सी जगह होती है। जगह, खाली जगह। हाँ, या तो खाली जगह मतलब निर्वात, वैक्यूम हो सकता है, या फिर उसमें कोई परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हो सकता है। और इसका काम क्या है? ये करता क्या है? इसका मुख्य काम है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, जमा करना। और क्योंकि चार्ज की हुई चीजों में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र असल में विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है। और ये धारिता, कैपेसिटेंस C, क्या चीज है? धारिता C ये मापती है कि कोई संधारित्र कितना आवेश स्टोर कर सकता है। इसकी परिभाषा है C = QV। यहाँ Q प्लेटों पर जमा आवेश का मान है, एक प्लेट पर +Q, दूसरी पर -Q, और V उन प्लेटों के बीच का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस है। C = QV, इसकी इकाई फैरेड होती है ना? पर क्या इसका मतलब ये है कि धारिता C संधारित्र पर कितना चार्ज Q रखा है या कितना वोल्टेज V लगाया है उस पर निर्भर करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्र C = QV देखकर ऐसा लग सकता है, लेकिन C असल में Q या V पर निर्भर नहीं करता। धारिता C सिर्फ और सिर्फ संधारित्र की बनावट, उसकी ज्योमेट्री, जैसे प्लेटों का साइज क्या है, उनके बीच दूरी कितनी है, और उनके बीच कौन सा माध्यम, मीडियम भरा है, मतलब परावैद्युत का परावैद्युतांक K क्या है, बस इन्हीं चीजों पर निर्भर करती है। मतलब किसी दिए गए संधारित्र के लिए C एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक स्थिरांक है। अगर हम वोल्टेज V बढ़ाएंगे तो चार्ज Q अपने आप बढ़ जाएगा ताकि C वही बना रहे। एकदम सही। C उस संधारित्र का अपना गुण है। जैसे सबसे आम वाला लेते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल A है, उनके बीच की दूरी D है और बीच में निर्वात है, तो धारिता होती है C0 = ε0 AD। यहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है,
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि एक स्थिरांक है। C0 इज एप्सिलॉन नॉट AD। ठीक है, तो धारिता क्षेत्रफल A के सीधे अनुपात में और दूरी D के व्युत्क्रमानुपात में है। समझ गया। और अगर हम निर्वात की जगह प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत भर दें तो धारिता K गुना बढ़ जाती है। सीधी सी बात, नई धारिता C इज K एप्सिलॉन नॉट AD हो जाती है, या यूं कहें कि C इज इक्वल टू KC नॉट। एक मिनट, ये थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा? आपने कहा था परावैद्युत अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड E को कम करता है, E0 बाई K, और विभवांतर V इज इक्वल टू ED होता है। तो अगर E कम हो गया तो V भी कम होना चाहिए उसी दूरी D के लिए। तो C इज इक्वल टू QV के हिसाब से अगर V कम हो रहा है तो C को तो बढ़ना चाहिए। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो राज है इसके पीछे। परावैद्युत का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन अंदर की फील्ड E को कम कर देता है। अब दो केस सोचिए। हाँ। पहला केस, मान लीजिए संधारित्र पर चार्ज Q फिक्स है, जैसे उसे चार्ज करके बैटरी से हटा दिया, तो V इज इक्वल टू ED कम हो जाएगा, क्योंकि C इज इक्वल टू QV, V के कम होने से C बढ़ जाएगा। दूसरा केस, मान लीजिए संधारित्र एक बैटरी से जुड़ा हुआ है जिससे V फिक्स रहता है, तो E इज इक्वल टू VD को कम होना चाहिए था परावैद्युत डालने से, लेकिन बैटरी V को फिक्स रखने की कोशिश करेगी। ऐसा करने के लिए उसे प्लेटों पर और ज्यादा चार्ज क्यों भेजना पड़ेगा, ताकि Q इज इक्वल टू CV का बैलेंस बना रहे। क्योंकि V फिक्स है और C बढ़ गया K गुना, तो Q को भी बढ़ना ही होगा। अच्छा। तो दोनों ही सूरतों में नतीजा वही है। परावैद्युत डालने से धारिता C इज इक्वल टू KC0 हो जाती है, यानी कि K गुना बढ़ जाती है। कमाल है। तो परावैद्युत का यही फायदा है, संधारित्र उसी साइज में ज्यादा चार्ज या यूं कहें कि ज्यादा ऊर्जा स्टोर कर पाता है। अच्छा, ऊर्जा की बात आई है, संधारित्र में ये ऊर्जा स्टोर कैसे होती है? देखिए, संधारित्र को चार्ज करने के लिए बैटरी या जो भी सोर्स है उससे काम करना पड़ता है ना? आवेश को एक प्लेट से दूसरी पर ले जाने में यही काम संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है। और ये ऊर्जा रहती कहाँ है? प्लेटों पर। नहीं, ये ऊर्जा असल में प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें स्टोर होती है। अच्छा, और इसका सूत्र क्या है? संग्रहित ऊर्जा U के लिए 3 बराबर के सूत्र हैं जो बहुत काम आते हैं। U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर 2C और U इज इक्वल टू हाफ QV। आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे ये इस पर निर्भर करता है कि आपको C, V और Q में से क्या क्या पता है। U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। हाँ, ये वाला सबसे ज्यादा सुनने में आता है। और ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, मतलब प्रति इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा। ऊर्जा घनत्व, जिसे हम छोटे U से दिखाते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए आयतन AD होता है, A क्षेत्रफल, D दूरी, तो U इज इक्वल टू U अपॉन AD। अगर आप इसमें U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AD मान लीजिए निर्वात है, और V इज इक्वल टू ED रखें और थोड़ा हिसाब लगाएं, तो एक बहुत ही सुंदर सा और सरल सूत्र मिलता है, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अरे वाह, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड E के वर्ग पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ऊर्जा सच में प्लेटों पर नहीं बल्कि उनके बीच फैले इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रहती है। बिल्कुल, एक बहुत गहरी बात है। ऊर्जा जो है वो विद्युत क्षेत्र का ही गुण है। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां ऊर्जा स्टोर होगी, और फील्ड जितना मजबूत होगा ऊर्जा घनत्व उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये E स्क्वायर के अनुपात में है। लेकिन अगर फील्ड बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए तो क्या परावैद्युत उसे हमेशा झेल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर परावैद्युत पदार्थ की एक सीमा होती है, एक हद होती है। उसे कहते हैं उसकी परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये वो अधिकतम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे वो बिना ब्रेकडाउन हुए झेल सकता है, मतलब बिना अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खोए। ब्रेकडाउन, परावैद्युत भंजन, मतलब वो परावैद्युत चालक बन जाता है। हाँ, एक तरह से उसमें से करंट बहने लगता है, अक्सर एक चिंगारी, एक स्पार्क के रूप में, और ये संधारित्र को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। इसीलिए जब हाई वोल्टेज वाले कैपेसिटर बनाते हैं तो इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सही मटेरियल चुनना पड़ता है। समझ गया। तो हमने चालक, परावैद्युत, संधारित्र, धारिता, ऊर्जा भंडारण, ये सब समझ लिया। लेकिन अगर हमारे पास
एक से ज्यादा संधारित्र हों तो उन्हें सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। मुख्यतः 2 तरीके हैं संधारित्रों को जोड़ने के। एक है श्रेणी क्रम, सीरीज में जोड़ना, और दूसरा है समानांतर क्रम, पैरेलल में जोड़ना। पहले श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? श्रेणी क्रम में संधारित्र एक के बाद एक ही लाइन में जुड़े होते हैं, जैसे चेन की कड़ियां हों। जब आप इस कॉम्बिनेशन को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो हर संधारित्र पर एक समान आवेश, सेम चार्ज Q जमा होता है। चार्ज Q समान रहता है? अच्छा, लेकिन वोल्टेज V का क्या? कुल वोल्टेज V जो बैटरी ने दिया है वो अलग-अलग संधारित्रों में बंट जाता है, और ये बंटवारा उनकी धारिता के व्युत्क्रमानुपात में होता है। V = QC, मतलब जिस कैपेसिटर की धारिता कम होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा। ठीक है। और तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, CEQ, मतलब अगर अब हम इन सब को हटाकर एक ही संधारित्र लगाना चाहें तो उसकी धारिता कितनी होनी चाहिए? श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का उल्टा रेसिप्रोकल अलग-अलग धारिताओं के रेसिप्रोकल्स के जोड़ के बराबर होता है। 1 CEQ = 1 C1 + 1 C2 + 1 C3 +... और इसका एक दिलचस्प नतीजा ये है कि तुल्य धारिता CEQ हमेशा संयोजन में मौजूद सबसे छोटी धारिता से भी कम होती है। कम होती है? ये तो अजीब है। ज्यादा होनी चाहिए थी। क्यों कम होती है? आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, जब आप सीरीज में जोड़ते हैं तो प्लेटों के बीच की कुल दूरी एक तरह से बढ़ जाती है ना? और हमने देखा था कि धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। C is inversely proportional to 1D। हाँ, अब समझ आया। दूरी बढ़ी तो धारिता घटी। ठीक है, तो श्रेणी क्रम धारिता कम करता है, आवेश सब पर बराबर रखता है और वोल्टेज को बांट देता है। ठीक है, अब समानांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताइए। समानांतर क्रम में सभी संधारित्रों की पॉजिटिव प्लेटें एक साथ एक पॉइंट से जुड़ती हैं और सभी नेगेटिव प्लेटें एक साथ दूसरे पॉइंट से। जब आप इस कॉम्बिनेशन को बैटरी से जोड़ते हैं तो हर संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस V समान रहता है, और ये V बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। V समान रहता है। श्रेणी में Q समान था, यहाँ V समान है। तो फिर आवेश Q का क्या होता है? कुल आवेश Q जो बैटरी से आता है वो अलग-अलग संधारित्रों में उनकी धारिता के अनुपात में बंट जाता है। Q = CV, जिसकी धारिता ज्यादा वो ज्यादा चार्ज लेगा। कुल आवेश Q = Q1 + Q2 + Q3 + ... होता है। और यहाँ तुल्य धारिता CEQ कितनी होती है? समानांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालना बहुत आसान है। ये बस सभी अलग-अलग धारिताओं का सीधा जोड़ होती है। CEQ = C1 + C2 + C3 + ... इसका मतलब ये हुआ कि तुल्य धारिता हमेशा संयोजन में मौजूद सबसे बड़ी धारिता से भी ज्यादा होती है। ज्यादा होती है? इसका क्या कारण है? इसे आप ऐसे सोचिए, जब आप समानांतर में जोड़ते हैं तो प्लेटों का कुल प्रभावी क्षेत्रफल, इफेक्टिव एरिया, बढ़ जाता है, और हमने देखा था कि धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। C = A। बिल्कुल साफ, एकदम क्लियर। तो अगर हमें सादा कैपेसिटेंस चाहिए तो पैरेलल में जोड़ो, अगर वोल्टेज को बांटना है या कुल कैपेसिटेंस कम करनी है तो सीरीज में जोड़ो। इनका इस्तेमाल तो खूब होता होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह में। हाँ, बहुत ज्यादा। फिल्टर बनाने में, टाइमिंग सर्किट में, ऊर्जा को थोड़े समय के लिए स्टोर करके फिर अचानक से रिलीज करने वाले कामों में, जैसे कैमरा का फ्लैश होता है या फिर डिफिब्रिलेटर मशीन होती है, इन सब में इन संयोजनों का भरपूर इस्तेमाल होता है। चलिए अब इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। एक बड़ा ही नाटकीय सा उपकरण है वैन डी ग्राफ जनित्र, वैन डी ग्राफ जनरेटर। ये क्या है और इसका हमारे आज के विषयों से क्या ताल्लुक है? वैन डी ग्राफ जनरेटर एक स्थिर वैद्युत जनरेटर है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि बहुत ही ज्यादा, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया जा सके, कई लाख वोल्ट तक का। कई लाख वोल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक से? ये कैसे मुमकिन है? ये चालकों पर आवेश कैसे फैलता है उन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। खासकर वो वाला सिद्धांत कि किसी चालक पर जो भी अतिरिक्त आवेश होता है वो हमेशा उसकी बाहरी सतह पर रहता है। अच्छा, हाँ याद आया। तो ये काम कैसे करता है फिर? इसमें मुख्य रूप से एक बड़ा सा खोखला धातु का गोला होता है। ओके। ये गोला एक इंसुलेटिंग खंभे पर टिका होता है। नीचे बेस में एक मोटर होती है जो एक इंसुलेटिंग बेल्ट को घुमाती है।
एक घूमने वाली बेल्ट, वो क्या करती है? नीचे बेल्ट के पास नुकीले दांतों वाली एक कंघी कोम जैसी चीज होती है। इसे एक पावर सप्लाई से जोड़ा जाता है। ये कंघी बेल्ट पर चार्ज स्प्रे करती है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज। अब बेल्ट घूमती हुई इस चार्ज को ऊपर ले जाती है गोले के अंदर तक। गोले के अंदर? लेकिन आपने तो कहा था चार्ज बाहरी सतह पर रहता है। हाँ, यही तो ट्रिक है। गोले के अंदर एक और कंघी होती है। ये कंघी बेल्ट से इस चार्ज को उतारकर गोले को दे देती है, और जैसे ही चार्ज गोले को मिलता है, जो कि एक चालक है, वो तुरंत उसकी बाहरी सतह पर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर तो E शून्य होना चाहिए। और बेल्ट घूमती रहती है और चार्ज लाती रहती है, और वो चार्ज बाहरी सतह पर जमा होता रहता है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। गोले की बाहरी सतह पर आवेश Q बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अब याद कीजिए, किसी गोले का विभव V बराबर QC होता है। यहाँ C गोले की धारिता है, जो उसके साइज पर निर्भर करती है और फिक्स है। तो क्योंकि C फिक्स है और Q लगातार बढ़ रहा है, तो गोले का विभव V भी लगातार बढ़ता जाता है। वही आयनाइज्ड होने लगे, आयनाइज हो जाए और चार्ज हवा में लीक करने लगे। इसे कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। इस तरह से लाखों वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया जा सकता है। अविश्वसनीय। पर इसका उपयोग क्या था? इतने हाई वोल्टेज का करते क्या थे? इसका मुख्य उपयोग शुरुआती दौर के कण भौतिकी पार्टिकल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में था। इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल करके आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज रफ्तार दी जाती थी। उन्हें एक्सेलरेट किया जाता था। क्यों? ताकि वो बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियाई से टकराएं और उनकी बनावट का अध्ययन किया जा सके। ये स्थिर वैद्युत सिद्धांतों का एक बहुत ही जीता जागता प्रदर्शन है। वाह! तो आज हमने वाकई एक पूरी यात्रा तय की। चालकों के अंदर शून्य फील्ड और सतह पर आवेश से शुरू किया, फिर परावैद्युत के ध्रुवीकरण और धारिता पर उनके असर को समझा। हाँ, फिर हमने संधारित्रों की दुनिया में गोता लगाया। वो कैसे बनते हैं, ऊर्जा कैसे स्टोर करते हैं, उनकी सीरीज और पैरेलल संयोजन कैसे काम करते हैं, और अंत में वैन डी ग्राफ जनरेटर जैसे उपकरण को भी देखा, जो इन्हीं सिद्धांतों को एक तरह से चरम पर ले जाता है। सचमुच ये सब दिखाता है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पदार्थ के गुण और ऊर्जा, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। हर कॉन्सेप्ट अगले के लिए रास्ता बनाता है। देखो ना, धारिता बढ़ाने के लिए परावैद्युत का ध्रुवीकरण कितना काम आता है। हाँ, लेकिन क्या इस ध्रुवीकरण की कोई सीमा नहीं है? हमेशा काम करता है ये? बिल्कुल। यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। हमने बीच में परावैद्युत भंजन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का जिक्र किया था, याद है? हाँ, बिल्कुल। तो सोचिए, क्या होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मजबूत हो जाए कि परावैद्युत के अणु सिर्फ खिंचें या ध्रुवित ही ना हो, बल्कि वो टूट ही जाएं या अपने इलेक्ट्रॉन ही खो दें? तब तो वो परावैद्युत रहेगा ही नहीं, वो अपनी इंसुलेटिंग क्षमता खो देगा। हाँ, और ये न सिर्फ कैपेसिटर जैसे उपकरणों की एक व्यावहारिक सीमा तय करता है, बल्कि प्रकृति में जो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, उसको समझने में भी मदद करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर भौतिक सिद्धांत की अपनी सीमाएं होती हैं, अपना दायरा होता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है कि ये सीमाएं कहाँ हैं और क्यों हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु छोड़ा है आपने। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि स्थिर वैद्युत विभव, चालक, परावैद्युत और धारिता पर यह गहरी चर्चा सभी सुनने वालों के लिए ज्ञानवर्धक रही होगी।